नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में किन लोगों का योगदान था और संविधान सभा के दौरान संविधान सभा में हमने क्या क्या कार्य किए और संविधान सभा हमारी कैसे बनी। दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। दोस्तों, इससे सवाल कई बार बन चुके हैं और लगातार बनते ही रहेंगे। दोस्तों, हम पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये चीजें लास्ट क्लास में नहीं हो पाई थी, तो आज हम इसको कर रहे हैं और इसके बाद आपका पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं संविधान के स्रोत, इसका मतलब होगा कि जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने लगभग संविधान बनाने के लिए 60 देशों की यात्रा की थी, 60 देशों की हमने संविधान का अध्ययन किया था, तो उसमें से जो बेहतरीन चीजें हमें मिली हमने उससे अपने संविधान में इम्प्लीमेंट किया था। तो दोस्तों, इसमें एक थोड़ी सी समस्या ये आती है कि ब्रिटेन, क्योंकि इंग्लैंड का हमारे ऊपर शासन था, तो सबसे ज्यादा चीजें हमने ब्रिटेन से ही ली। तो जब आप इसको याद करेंगे तो थोड़ी समस्या जा सकती है कि ब्रिटेन में काफी ज्यादा लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो क्योंकि मैंने काफी बड़े लेटर लिखे हैं, काफी बोल्ड लेटर लिखे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा लग रहा है। बाकी आप देख रहे होंगे कि बाकी अन्य देशों में आपको कम याद करना है, तो इसका मैं एक तरीका बता दूंगा कि आपको कैसे याद करना है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से देख लेते हैं कि हमने किन किन देशों से कौन कौन सी चीजें ली हैं। दोस्तों, ब्रिटेन हमारा पहला देश है जिससे हमने संविधान में चीजों को लिया है। ब्रिटेन से हमने पहली चीज ली है संसदीय शासन प्रणाली। इसको बेसिकली आपको याद करना है और ये सारी चीजें आपको आने वाले चैप्टर में मिलेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफली तौर पे मैं आपको समझा दूंगा कि इसका एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या होगा। तो पहली चीज हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, जिसका मतलब होगा कि हमने अपने भारत देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी हमने संसद को दी है, और संसद का मतलब होता है हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ पर जो भी कानून बनते हैं उनपे संसद का अधिकार होता है कि वो कानून को कैसे बनाएंगे और कैसे लागू कर पाएंगे। ब्रिटेन से हमने दूसरी चीज ली है एकल नागरिकता। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है तो वो केवल भारत का ही नागरिक कहलाएगा। जैसे अमेरिका में 2 नागरिकता का प्रावधान है, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक होता है, उसके बाद फिर देश का नागरिक होता है। हमारे यहाँ पर हमने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया हुआ है। दोस्तों, हमने इंग्लैंड से या ब्रिटेन से तीसरी चीज ली है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। दोस्तों, मंत्रिमंडल का मतलब होगा भारत के प्रधानमंत्री समेत जितने कैबिनेट स्तर के मंत्री, जितने राज्य स्तर के मंत्री होंगे, उन सब की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने हर अच्छे और बुरे कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हों, और लोकसभा में उनको जवाब देना एक मैंडेटरी प्रोसेस माना जाता है। तो मंत्रिमंडल हमारे यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये सवाल पूछा भी गया है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, अगली चीज हमने ली है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, एक लिहाज से राष्ट्रपति भारत में सबसे ऊंची स्थिति रखता है, पर दूसरे लिहाज से राष्ट्रपति की वैल्यू कुछ कम नहीं होती है। जैसे अगर किसी कानून को बनाना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो कानून नहीं बनता, पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। तो एक लिहाज से राष्ट्रपति तो बहुत ऊंचे पायदान पर है, पर एक लिहाज से राष्ट्रपति की वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाती है। तो राष्ट्रपति की जो भी स्थिति भारतीय संविधान में है वो हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। पॉलिटी में हम इंग्लैंड शब्द यूज काफी कम करते हैं, तो इंग्लैंड के स्थान पर हम ब्रिटेन यूज करेंगे और रूस के स्थान पर हम सोवियत संघ का प्रयोग करेंगे। तो इसको आगे से अपन ध्यान रखेंगे। अगली चीज हमने ली है इंग्लैंड से या ब्रिटेन से विधि का शासन, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, वो कानून के दायरे में रखकर ही की जाएंगी। अगली चीज है विधि निर्माण प्रक्रिया। हमारे यहाँ पर कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया है, आगे हम देखेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, पर जो भी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चल रही है वो हमने ब्रिटेन से ली हुई है। अगला हमने लिया हुआ है संसदीय विशेषाधिकार।
दोस्तों हमारे यहाँ पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी संसद के पास है। संसद में जो भी हमारे मंत्री होते हैं वो अपने अपने प्रस्ताव लाते हैं, उन पर बहस होती है लोकसभा में, राज्यसभा में। तो हमारे यहाँ पर संसद को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि आप भारत के दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाएं। तो संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। अगला है लोक सेवकों की पदावली। लोक सेवक दोस्तों क्या रहते हैं? पब्लिक सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो यूपीएससी, एमपीएससी, इन सब से जो अधिकारी चयनित होते हैं, इनका जो पीरियड है, इनका जो टेन्योर है पद का, वो डिसाइड करता है संसद। और ये चीज हमने ली है इंग्लैंड से। लास्ट चीज है संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। दोस्तों आने वाले चैप्टर में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और विधानमंडल के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। पर फिलहाल एक ब्रीफली तौर पे बोला जाए तो संसद और विधानमंडल के अंदर जो चीजें होती हैं वो चीजें कैसे होती हैं, लोकसभा या राज्यसभा की स्थिति कैसे होती है, सांसद कहाँ बैठते हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या बात करते हैं। तो जो इंटायर प्रोसेस, इंटायर इंटरनल जो प्रोसेस होता है संसद का और विधानमंडल का, संसद कार्य करती है देश के लिए और विधानमंडल कार्य करते हैं राज्यों के लिए। तो दोनों सदनों, दोनों संस्थाओं की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कैसी होती है वो हमने लिया है ब्रिटेन से। दोस्तों थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था, तो हमने सबसे ज्यादा चीजें ब्रिटेन से ही ली। दोस्तों अगला देश है कनाडा। दोस्तों कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति और सबल केंद्रीकरण। तो हम स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मतलब हो जाएगा कि हमने कानून बनाने की जिम्मेदारी और देश को चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार को दिया है और छोटे लेवल पे राज्य सरकार को दिया हुआ है। पर हमने यहाँ पर केंद्र सरकार को तुलनात्मक रूप से राज्य सरकार से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो संघात्मक व्यवस्था का मतलब हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर ओवरऑल जो शासन होगा वो केंद्र सरकार का माना जाएगा, राज्य सरकार का नहीं माना जाएगा। अगली चीज है दोस्तों अवशिष्ट शक्ति। दोस्तों हमने संविधान में प्रावधान किया है कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून केवल देश की सरकार बनाती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे कानून राज्य की सरकार बनाती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कानून दोनों लोग बनाते हैं। और इन तीनों विषयों के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इन तीनों चीजों में, इन तीनों सूचियों में नहीं लिखी गई हैं, तो उनको हमने बोला है अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्ति पे अधिकार केंद्र सरकार का होता है। ये शक्तियां क्या होती हैं ये हम आने वाले चैप्टर में विस्तृत पढ़ेंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है। सबल केंद्रीकरण दोस्तों तीसरी चीज हमने ली है कनाडा से। तो सबल केंद्रीकरण का मतलब हो जाएगा कि हमने देश की सरकार और राज्य की सरकार में तुलनात्मक रूप से हमने केंद्र को ज्यादा महत्व दिया है तुलनात्मक रूप से राज्य को। दोस्तों तीसरा देश है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है आपात उपबंध। दोस्तों आपात उपबंध का मतलब हो जाएगा कि देश में जब ऐसी संवैधानिक समस्या आ जाए जिसका समाधान केवल भारत के ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के पास ही हो, उसको हमने आपात नाम दिया है। इंग्लिश में आप इमरजेंसी बोल सकते हैं। तो हमने इमरजेंसी के 3 तरीके निकाले हैं। 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जाते हैं। एक अनुच्छेद 352 के तहत, एक अनुच्छेद 356 के तहत और एक अनुच्छेद 360 के तहत। तो दोस्तों इन तीनों अनुच्छेदों के अंतर्गत देश में जो भी कानून में बदलाव होते हैं वो बदलाव क्या होंगे, कैसे होंगे, आपातकाल कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा और उस दौरान देश कैसे चलेगा, इन सब का उल्लेख हमने आपात उपबंध के अंतर्गत किया है। और ये चीज हमने ली है जर्मनी से। दोस्तों चौथा देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। दोस्तों इन सारे चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे सवाल जरूर बने हैं।
दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब हो जाएगा कि हमें जो संविधान में परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन का तरीका क्या होगा। अगर हमको कोई चेंज करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई थी, 8 से 12 क्या कैसे हो गई हैं। तो अनुसूचियां या भी कोई भी चेंज हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी कानून हो, तो वो चेंज कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या कानूनी हथकंडे होंगे, वो चीज हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों अगला देश है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से जो हमने पहली चीज ली है वो आपके व्यापक के लगभग सारे पेपर का हिस्सा बन चुका है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका से जो हमने पहली चीज ली है अपने संविधान में वो है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार का मतलब हो जाएगा कि किसी भी देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको फॉलो करके, जिनको महसूस करके उसको इस बात का एहसास होता है कि वो उस देश का नागरिक है। यानी कि एक नागरिक होने के नाते उसके पास कुछ अधिकार होते हैं जो जन्म से उसको दे दिए जाते हैं, उसको हमने बोला है मौलिक अधिकार। अगली चीज हमने ली है अमेरिका से उच्चतम न्यायालय। दोस्तों हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के हमने 3 हिस्से किए हैं। पहला है जिला न्यायालय जो कि हर जिले में होता है, दूसरा है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो कि राज्य में होता है, और एक तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, तो जो कि देश की राजधानी दिल्ली में है। तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। अगली चीज हमने ली है संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से देश में सर्वोच्च स्थिति किसकी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा। तो इन सारी चीजों का जवाब ये हो जाएगा कि देश में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो है संविधान। तो कहा भी जाता है क्वालिटी में कि ऊपर भगवान नीचे संविधान, भारत में ये बोला जाता है। तो संविधान की स्थिति सबसे ऊंची होगी क्योंकि संविधान के बाद ही राष्ट्रपति आएगा, संविधान के बाद ही लोकसभा होता है, क्योंकि संविधान नहीं होता तो ये सारे लोग भी ये नहीं होते, ये सारी संस्थाएं भी नहीं होती। तो संविधान की स्थिति भारत में सबसे ऊंची होगी, सबसे टॉप पर होगी। अगली चीज हमने ली है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का सबसे ताकतवर एक राजनीतिक पद होता है जिसको चुनने की प्रक्रिया जितनी कठिन होती है उसको हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन होती है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हमने बोला है महाभियोग, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं, इन सारी चीजों का उल्लेख हमने अमेरिका से रिपोर्ट किया है। अगली चीज हमने ली है उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों राष्ट्रपति के बाद स्थिति होती है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका से कॉपी किया हुआ है कि भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होगा या होना चाहिए। अगली चीज दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन। दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि अगर भारत में सपोज कीजिए कि एक ही न्यायालय होता जैसे जिला न्यायालय, तो अगर आप वहां पर अपना केस दायर करते और वहां पे आप हार जाते तो आपके पास उस जजमेंट को बदलने का मौका नहीं मिलता। भले आप दोषी हो, भले आप विक्टिम हो, या कि भले आप कल्प्रिट हो, भले आप निर्दोष हो, पर आपके पास उस फैसले को बदलने का मौका नहीं मिलता। तो भारत में ये मौका दिया गया है कि आपके पास 3 न्यायालय हैं, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर आप जिला न्यायालय में केस हार जाते हैं तो आप उस न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा अपने केस को हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। अगर आप वहां भी केस हार जाते हैं तो आप अपने केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। पुनर् का मतलब होगा फिर से, और अवलोकन का मतलब या विलोकन का मतलब होगा देखना। तो आपके ऊपर जो भी फैसला कोर्ट ने दिया हुआ है आप उसको फिर से चेंज करवा सकते हैं, आप फिर से उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये सुविधा भारतीय संविधान में दी गई है और ये चीज हमने ली है अमेरिका से। अमेरिका से दोस्तों हमने अंतिम चीज ली है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों लोकतंत्र के 3 बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते हैं
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका का कार्य कानून बनाना, कानून को लागू करना है, और जो तीसरा मजबूत पिलर है वो है न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र किया गया है। स्वतंत्र यानी कि वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे, और निष्पक्ष का मतलब है कि वो किसी का फेवर नहीं करेंगे। अगर कोई दोषी है, वो भले बहुत रसूखदार व्यक्ति हो, या कि राजनीतिक पकड़ उसकी बहुत अच्छी हो, या कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो, तो न्यायपालिका या हमारी न्याय व्यवस्था इन सारी चीजों को इग्नोर करती है। अगर सामने वाला व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा दी जाएगी, अगर सामने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है तो न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से उस पर फैसला करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े रसूखदार लोग, पी चिदम्बरम, सलमान खान, आसाराम, ये सारे ऐसे दिग्गज जिनके पास पैसे और पावर की कमी नहीं थी, पर इन्हें भी न्यायपालिका के सामने झुकना पड़ा और इन पे केस चल रहा है, कुछ सजा काट रहे हैं या कुछ सजा काट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, जो सामने वाले का पद और ओहदा नहीं देखती। दोस्तों अगला देश है सोवियत संघ या रूस। दोस्तों जितना महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। तो ये दोनों चीज आप जरूर याद रखें, ये दोनों चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। सोवियत संघ को हमने रूस भी बोला है, और संविधान में पॉलिटी में हम सोवियत संघ का प्रयोग करेंगे। तो सोवियत संघ से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का मतलब हो जाएगा कि अगर आपको किसी ने कुछ अधिकार दिए हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास अधिकार है कि आप घर से पैसे लेकर गाड़ी खरीद सकते हैं, तो दोस्तों ये आपका कर्तव्य भी बन जाएगा कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो आप उसकी देखभाल करें। तो यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब हो जाएगा ऐसे कर्तव्य जो भारत के नागरिक होने के नाते भारत उस नागरिक को भारत के प्रति निर्वहन करना चाहिए। कुछ ऐसी ड्यूटीज बताई गई हैं, इनका एक अलग से चैप्टर है, मौलिक कर्तव्य का एक अलग चैप्टर होगा जिसपे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कर्तव्य हमें दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस से, सोवियत संघ। दोस्तों अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होना। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसका मतलब होगा कि मनोनीत का मतलब होगा कि इनका हमने चुनाव नहीं किया है, बल्कि इनकी खास विशेषताओं के कारण हमने इन्हें डायरेक्ट सांसद बना दिया है या डायरेक्ट राज्यसभा में जगह दे दी गई है। तो जो राज्यसभा का नियम होता है कि राज्यसभा में जो 12 लोग आते हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं, पर उनके पास एक खास योग्यता होती है कि वो अपने अपने क्षेत्र के विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सचिन रमेश तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद थे, जिनको खेल में विशेष उपलब्धि के कारण हमने शामिल कर लिया था। तो राज्यसभा में 12 लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल करता है। ये नियम हमने कहां से लिया था, आयरलैंड से लिया। अगला देश है जापान। जापान से हमने लिया है अनुच्छेद का प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि। तो हमने पहले चैप्टर पहली क्लास में देखा था हमने कि भारत में संविधान बनते समय 395 अनुच्छेद थे संवैधानिक रूप से, और संख्या के दृष्टि से 450 अनुच्छेद है। ये जो अनुच्छेद का कॉन्सेप्ट है ये हमने जापान से लिया हुआ है। और विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, जो भी बेहतर होगा, जो भी बुरा होगा, वो सारा कानून के दायरे में रहकर ही किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में कानून का ही शासन चलेगा, कानून के नीचे ही सारे पद होंगे, कानून के नीचे ही सारे रसूखदार लोग होंगे। तो आइए देखते हैं अगला देश जहां से हमने संविधान में चीजों को इंपोर्ट किया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की क्रियाविधि कैसे होती है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे क्या क्या तर्क होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कैसे कार्य करता है, कैसे जजों की नियुक्ति होती है, इन सारी चीजों का उल्लेख हमने ऑस्ट्रेलिया से
कॉपी किया है अपने भारतीय संविधान में। दोस्तों जितने देश आज आपने देखे हैं उसमें हमने ये देखा है कि हमने हर देश की बेहतरीन चीजों को अपने संविधान में इम्प्लीमेंट किया है और लगभग सारे देशों को मिलाकर, सारे देशों की खूबियों को मिलाकर हमने एक संविधान बनाया है जो कि भारत का संविधान कहलाएगा। और भारत का संविधान क्योंकि लिखा गया है तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाएगा। पर दोस्तों संविधान बनाने के पूर्व, संविधान सभा से पूर्व हमने एक प्रयास किया था 1935 में, जिसको बोला गया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने लगभग 75% चीजें कॉपी की थी। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 75% चीजें हमने वहां से ली थी। जो भी कुछ चीजें बची थी हमने इन देशों से कॉपी किया हुआ है। दोस्तों आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दिक्कत आपको आ रही होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। दोस्तों उसका बेहतर तरीका ये है कि क्योंकि इंग्लैंड से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनका हमारे ऊपर शासन था। तो दोस्तों आप सारे देशों को याद कर लीजिए और इंग्लैंड अगर ना भी याद हो रहा होगा तो आप इंग्लैंड को इग्नोर कर दीजिए। जो भी चीजें इनके अलावा बचेंगी वो हमने इंग्लैंड से ली हुई हैं, ऐसे ही मान लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम व्यापम की प्रीवियस ईयर की एग्जाम पेपर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जो भी सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से, संविधान के स्रोत से, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर इससे जुड़े हुए कुछ क्वेरी होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमने कोशिश किया हुआ है कि हम लगभग सारे सवालों का जवाब दें। और अगर आपको वीडियो क्लैरिटी में थोड़ी भी इशू आ रहा होगा तो आप, मैंने जैसे पहले बताया था, आप अपने मोबाइल फोन का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत धन्यवाद।